जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है। इस सिलसिले में हम लोगों से अलग अलग उनकी जो तालीमी नीति है उसके बारे में जान रहे हैं। हमारे साथ हकीम अजमल खां सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर शबनम मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी तालीम के बारे में मैडम थोड़ा बताएं। मौलाना आज़ाद जो थे वो काफ़ी मतलब एजुकेटेड पीपल तो थे ही वो, और इसके अलावा उनको कई भाषाएं भी आती थी, कई लैंग्वेज बोलना जानते थे। जैसे उस ज़माने में जब हम अंग्रेज़ों की बात करते हैं तो अरबी आमतौर पे सबको आती थी, लेकिन अरबी के साथ वो उर्दू भी जानते थे, उर्दू के साथ वो इंग्लिश भी जानते थे, इंग्लिश के साथ वो हिंदी भी जानते थे, और हिंदी के साथ वो बांग्ला भी बहुत अच्छी जानते थे। तो इतनी सारी लैंग्वेज वो जानते थे। और फिर उसके साथ ही जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। सिर्फ उनको एक ये कह देना कि वो शिक्षा मंत्री थे आज़ाद भारत के, तो वहाँ तक उनको बहुत छोटे उसमें एरिया में सीमित करने वाली बात होगी। लेकिन वो क्योंकि आज़ादी के सारी जितने भी आंदोलन थे गांधी जी के साथ, वो उन सब से जुड़े हुए थे। तो जब हम उस ज़माने को जब हम देखते हैं तो जितने भी आप देखेंगे पत्र निकलते थे, तो कहीं ना कहीं आके जो आज़ादी से जुड़े हुए लोग थे वो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो मैगजीन का सहारा लेते थे या पत्र का सहारा लिया करते थे। तो उसी से जुड़े हुए मौलाना आज़ाद भी थे। उनका पत्र निकलता था, उसमें इस तरह के वो लेख लिखा करते थे कि उनसे घबराकर सरकार ने उन पर प्रतिबंध कर दिया था। और ये एक आम तौर से उस जमाने की थी बात। उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी अल बिलाग के नाम से, जो बाद में सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर दिया था, बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये हमारे खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। आज़ादी को तो वो वैसे भी बर्दाश्त नहीं करते थे। ये थी। और वो काफ़ी हद तक सर सैयद से भी प्रभावित रहे। इस्लाम की शिक्षा उनको दी गई थी बचपन में, घर में ही। उनके पिता ने ही उनको इस्लाम के बारे में बताया था, और वही उनके पहले टीचर थे। तो उस टाइम वो इस्लाम की शिक्षा ग्रहण करना और ये सब चीज़ें। लेकिन उसके बाद जब वो आगे और उन्होंने एजुकेशन हासिल की, तो फिर वो बाहर विदेश में गए, और वहाँ जाके उन्होंने वहाँ का साहित्य भी पढ़ा। और जब वो वहाँ से आए तो उनकी जो विचारधारा थी वो बदल चुकी थी। वो राष्ट्रवादी हो गए थे जी। उन्होंने राष्ट्रवादी जो नीति थी उसको अपनाया, राजनीति में बहुत सक्रिय रहे वो। और गांधी जी के तो खैर साथ ही वो आप देखेंगे उनको कि बिल्कुल जो है जो भी आंदोलन हुआ वो गांधी जी के साथ रहे, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको बार बार जेल भी जाना पड़ा। तो उनकी जो शख्सियत थी वो एक खाली शिक्षा मंत्री की हम बात नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक पूरे एक दायरे में अगर हम देखें तो उनकी जो संस्कृति है, जिस संस्कृति को वो फॉलो कर रहे हैं, या जिस रिलीजन की वो बात करते हैं, तो कोई वो ऐसा नहीं है कि इस्लाम रिलीजन तक वो महदूद थे या इस्लाम रिलीजन को मानने वाले थे तो उसको मानते थे। नहीं, वो एकता की बात करते हैं। और फिर वो मुस्लिम एकता की बात करते हैं। उनसे 1947 में जब बंटवारा हुआ है तो उससे वो आहत हुए हैं बहुत। बिल्कुल। काफ़ी दिनों तक वो बहुत आहत रहे इस चीज़ से। और ये आप जानते होंगे उनके जो भाषण थे वो इतने कमाल के भाषण होते थे उनके, और इतना अच्छा वो लिखते थे कि लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। और उनके लिए तो कहा जाता है कि जब 1947 में लोग कंफ्यूज हो गए थे कि पाकिस्तान आखिर है क्या, और उनको गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किए गए चीज़ों को, तो जब लोग यहाँ से छोड़ के जाने लगे थे तो उस टाइम मौलाना आज़ाद ने उन लोगों को भाषण दिया था, जिसका नतीजा ये था कि जो लोग जाने की सोच रहे थे उनमें से कोई नहीं गया। बिल्कुल। ये उनकी एक ऐसी शख्सियत है कि जो उनकी जो बोलने का जो हुनर था कि वो लोगों पे किस तरह इफेक्ट करते थे, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उस ज़माने में जब हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उनकी कितनी इम्पोर्टेंस रही होगी उस ज़माने में, जब वो भाषण दिया करते होंगे या जब वो लिखा करते होंगे। और शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने आईटीआई और ये जो यूजीसी जो है जिसका हम रूप अभी देखते हैं, ये सब स्थापना उन्होंने की है। वो प्राथमिक शिक्षा जो है उसको भी वो फ्री जो है उनकी ही देन है ये फ्री करना। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं क्योंकि मैंने पढ़ा है अपने यहाँ, जब मैं बीएड कर रही थी उस ज़माने में, तो एजुकेशनल थिंकर में मैंने मौलाना आज़ाद को लिया था। वहाँ चॉइस थी कि कोई 5 आपको थिंकर लेने हैं, तो मैंने वहाँ लिया था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो एजुकेशनल थिंकर के तौर पर उनको कंपलसरी पढ़ाना चाहिए, ना कि बच्चों की चॉइस पे छोड़ दिया जाए। तो बच्चे जब चॉइस करते हैं तो वो इजी चीज़ें लेना चाहते हैं, वो मुश्किल नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा मैडम, मैं जानना चाहता, जैसे आप गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और दूसरा ये है कि गर्ल्स के बारे में भी उन्होंने जो बहुत तालीम पर जोर दिया, और वो मौलाना आज़ाद जो बनी हुई है उसमें
जो मिलती है उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, तो यहाँ जो बच्चियाँ हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह आप दिलाने में कितना वो करती हैं? जी, हमारे यहाँ जो है बहुत बच्चों को मौलाना आज़ाद की स्कॉलरशिप मिलती है और अभी हाल फिलहाल में भी मौलाना आज़ाद की स्कॉलरशिप भरी जा रही है। तो हमारे यहाँ के बच्चे भर रहे हैं और नो डाउट कि लड़कियों को ये पैसे जो स्कॉलरशिप उनके नाम से मिलती है, चाहे हम उन्हें किसी भी रूप में याद करते हैं, भले ही हम उनको स्कॉलरशिप के नाम से करते हैं, तो बच्चे इसी नाम से कम उनको याद तो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और लड़कियों को ये जो स्कॉलरशिप है बहुत मायने रखती है। लेकिन इन्होंने जो एजुकेशन के लिए खासकर जो प्रोग्रामिंग की है, उस सिलसिले में मैडम मैं कहना चाहूँगा, चाहे कोई सी भी सरकार आए, हमेशा उनका ही नाम याद लिया जाता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी को, चाहे आम पार्टी को। लेकिन जो नीति उन्होंने बनाई है उस सिलसिले में उनको कोई भी काट नहीं सकती। सबसे अच्छी नीति तो अगर हम कहा जाए तो आजकल हम देखते हैं कि एजुकेशन का जो एक लोगों ने नजरिया बना लिया है कि एजुकेशन करके नौकरी करनी है। लेकिन मौलाना आज़ाद का जो सेंटेंस था, जो वाक्य था, जो मुझे याद आ रहा है, उनका कहना ये था कि जो स्कूल होते हैं वो जो आगे आने वाले जो नागरिक होते हैं उनको तैयार करने की, एक तरह से उत्पादन करने की फैक्ट्री है। तो ये हमें डिपेंड करता है, स्कूल बहुत इंपॉर्टेंस है इसके लिए कि स्कूल अपने किस तरह के नागरिक बनाना चाहते हैं। और ये जब उन्होंने वाक्य कहा है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने वहाँ ये इम्पोर्टेंस दिखानी चाहिए कि स्कूलों की क्या इम्पोर्टेंस है समाज के लिए। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा घर होता है वो पहला स्कूल होता है, माँ बाप पहले टीचर होते हैं, उसी तरह से जो स्कूल होते हैं वो आगे आने वाले भविष्य के जो नागरिक हैं हमारे, उनको तैयार करते हैं। तो यहाँ इसलिए ये बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है आज के परिप्रेक्ष्य में भी कि आज का समाज हमारा किस तरह का है और हमें अपने बच्चों को किस तरह से उनको आगे तैयार करना है। हमें जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था, बच्चे घर में हैं, बच्चों को हम बाहर मना कर रहे हैं निकलने के लिए, तो अब इसलिए ये सारी जो चीज़ें ये और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और मौलाना आज़ाद को मेरे ख्याल से कंपलसरी होना चाहिए पढ़ना। एक तो उनकी जो है, मैं नहीं कहना चाहती इस बात को कि वो पहले शिक्षा मंत्री थे तो सिर्फ उनकी यही इंपॉर्टेंस है, नहीं, उनको तो हमें पूरे रूप में पढ़ना पड़ेगा। जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी के आप किसी एक विचार की बात नहीं कर सकते, आपको गांधी जी को देखने के लिए सबको पढ़ना पड़ेगा। गांधी जी और उन्होंने जो ख्वाब देखा था शिक्षा का, उसको पूरा किया मौलाना आज़ाद ने, क्योंकि जब उनको ये भारत मिला तो यहाँ एजुकेशन के नाम पे क्या व्यवस्था थी। अच्छा मैडम, मैं ये जानना चाहता आखिर में जो है, आप थोड़ा सा ये बताएं कि आप खासकर लड़कियों को जो पढ़ाई के लिए सोचा जाता है कि ज़्यादा ना पढ़ें, खासकर मुस्लिम माशरे की कह सकते हैं आप, तो आप एज ए प्रिंसिपल यहाँ मुस्लिम माशरे से हैं, तो आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे खासकर पढ़ाई के बारे में? देखिए, मैं ख़ास तौर से मुस्लिम लड़कियों के लिए वाकई बहुत फिक्रमंद हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि एक तो पेरेंट्स की ये सोच बना ली है कि बच्चों की, लड़कियों की शादी कर दो और ये एक जिम्मेदारी, एक बोझ है, इसको ख़त्म करो, ये अपने घर चले जाएं, फिर वो जाने और उनका काम जाने। अब वहाँ जाने के बाद लड़कियों को किन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। अब अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम जॉब, जाहिर सी बात है, हमको नहीं मिलेगी। आजकल हर आदमी ये चाहता है कि इतना पढ़ा लिखा है, उसके पास काम करने वाला है जो कम से कम अपना नाम तो जानता हो लिखना। बिल्कुल बिल्कुल। और हम क्या करते हैं मुस्लिम लड़कियों को खास तौर से कि हमने 8 तक पढ़ा लिया कि बहुत हो गया, कोई रिश्ता आया और फौरन शादी कर दी। अब मेरे सामने जो है मैं देखती हूँ कि 12th अभी पास नहीं किया, कोई रिश्ता आया, फौरन शादी कर दी। उन्होंने पहले तो कह दिया हम पढ़ा देंगे, अब कहते हैं कि हम नहीं पढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ अभी बहुत एजुकेशन देने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से बच्चों को तो बाद में देने की ज़रूरत है, सबसे पहले पेरेंट्स को देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर पेरेंट्स आपके नहीं हैं इस तरह के विचार के कि आपको एजुकेशन दी जाए, या हम सोच लें कि सिर्फ हमें जो है कुरान की तालीम देनी है या सिर्फ हमें उर्दू सिखाना है, यही एजुकेशन है, तो नहीं हो सकता। मैं बैठी हूँ, मैं खुद मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं PhD की है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे पेरेंट्स इस तरह से सोचते तो मैं नहीं एजुकेशन हासिल कर सकती थी, मैं पढ़ाई नहीं। और वाकई में ये बात सही है कि जो एक पढ़ी लिखी जो लड़की है, तालीम याफ्ता, उसके परिवार में और एक ऐसे परिवार में आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि जो तालीम याफ्ता लड़की है, जो यहाँ से, हमारे यहाँ से मान लीजिए हम कह रहे हैं कि पढ़ के जा रही है, उसके बोलने में और उनके जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके बोलने में फ़र्क है। दूसरी चीज़, उनके जो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं ना, उनका बस वो वहाँ उन्होंने एक सोच बना ली है कि बस इस लड़की की शादी कर देनी है। वैसे भी आप देखते हैं कि एक लड़की अगर पढ़ी तो पूरा परिवार पढ़ता है, वही मैं कहना चाह रही हूँ। और जब हम खुद पढ़े लिखे होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो आगे आने वाली नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं।
देखिए, ये थी हमारे साथ डॉक्टर शबना साहब। इन्होंने कितनी अच्छी बातें कही कि आज जो तालीम का मेयार ख़ासकर मुस्लिम माशरे में आप देख सकते हैं कि लड़की 10वीं 12वीं में उसको यही रहता है कि कुरान शरीफ पढ़ लिया या ख़त किताबत आ गई, बस इसकी शादी कर दीजिए। एक बोझ सा समझा जाता है कि वो अपने घर में जाकर कुछ भी करे। लेकिन इनका ये कहना है एज ए मुस्लिम, ये भी यहाँ पर बैठी हैं, PhD की है, डॉक्टर बन के यहाँ बैठी हैं, प्रिंसिपल हैं। अगर ये आज नहीं पढ़ी होती तो ये इस मकाम पर नहीं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़कर नौकरी ही करें, ये भी बात सही है कि पढ़ने के बाद अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं। कोई आपके साथ इंसिडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो आप अगर पढ़ी लिखी होंगी तो आप अपना काम कर अपने बच्चों का पेट पाल सकती हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।